हम जानना चाहेंगे आपके हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। हम अपने हॉस्पिटल में हर्बल मेडिसिन, इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा कैंसर के मरीजों का आखिरी स्टेज प्राप्त उनका इलाज हम अपने अस्पताल में एडमिट करके करते हैं। कैंसर जो हो रहा है ये 6 महीने पहले या साल भर पहले हमारे शरीर में आ चुका होता है। कैंसर जब शरीर में आता है तो इम्यून सिस्टम को ही वो डाउन करता है। कैंसर से यदि हम लड़ें तो निश्चित ही कैंसर को हम हरा सकते हैं। ऐसा कोई भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में नहीं है जो हमारे यहाँ से निराश होते हैं। मैं कोई ज्वेलरी ऐड के शूट में नहीं बैठा हूँ। ये खूबसूरत सी माला मुझे डॉक्टर अजय हाडिया जी ने पहनाई है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं चाहता था कि ये माला जो है कैमरे पे कैप्चर हो, इसीलिए मैंने इसको पहन के रखा। हमारे दौर की सबसे खतरनाक और सबसे होपलेस बीमारी अगर कोई है तो वो है कैंसर। एक ऐसी बीमारी है, द बिग सी जिसे कहते हैं, कि एक ऐसी बीमारी है जो डिटेक्ट होते ही इंसान आधी जंग हार जाता है। मेंटली वो अपनी आधी जंग हार जाता है और ज़्यादातर केसेस में उसके बाद वो दिन ही गिनता है और कोई ऐसा श्योर शॉट इलाज अभी तक कैंसर का नहीं है। ऐसे में डॉक्टर अजय हाडिया जी हैं जो डायरेक्टर हैं देवी अहिल्या हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर इंदौर के, जो कैंसर पर ब्रेक थ्रू एक इलाज लेकर आए हैं और कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स को उनके दर्द से, उनकी बीमारी से निजात दिला रहे हैं। डॉक्टर अजय हाडिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नमस्कार सर। और हम जानना चाहेंगे आपके हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। सर, मैं बताना चाहूँगा कि देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरी देश और दुनिया में जाना जा रहा है। हम ये देखते हैं कि कैंसर का इलाज अभी तक दुनिया में 3 प्रकार से ही होता है। हम जब पेशेंट को डायग्नोस होता है कैंसर, उसकी बायोप्सी की जाती है और उसके बाद उसकी सर्जरी की जाती है, बड़ी सर्जरी होती है। उसके बाद में कीमोथेरेपी, रेडिएशन, बस यही 3 ट्रीटमेंट है। और इन्हीं ट्रीटमेंट के दौरान हम देखते हैं कि पेशेंट 50% जो पेशेंट है ट्रीटमेंट के दौरान ही 4 से 6 महीने में एक्सपायर कर जाते हैं। बाकी जो पेशेंट बचते हैं वो पेशेंट को रिकरेंस होता है। हम देखते हैं कि साल भर 1.5 साल बाद बीमारी रिकरेंस होती है और फिर पेशेंट को पेन स्टार्ट होता है और पेशेंट बहुत जल्दी ही अपनी आखिरी स्टेज में पहुंच जाता है। देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरी देश और दुनिया में जाना जा रहा है। हम अपने हॉस्पिटल में हर्बल मेडिसिन, इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन द्वारा कैंसर के मरीजों का आखिरी स्टेज प्राप्त, 3rd, 4th स्टेज, इवन डेथ टू बेड जिसको हम 5th स्टेज बोलते हैं, उनका इलाज हम अपने अस्पताल में एडमिट करके करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा अगर आप विस्तार से बता पाएँ, जो आपने बताया इलेक्ट्रोपैथी, ये है क्या एग्जैक्टली? सर, अभी तक 4 सिस्टम के बारे में हम लोग जानते हैं: आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, एलोपैथी। इसके बाद ये 5वीं चिकित्सा पद्धति है, जो इटालियन बेस्ड सिस्टम है। काउंट सेज़र मैटी ने इसका इन्वेंशन 1865 में किया था। इस पैथी की सबसे बड़ी स्पेशलिटी कि इसमें लिमिटेड प्लांट्स, 115 प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकाल कर, और जो प्लांट्स हमारे पौधे नेचर से सनराइज की उपस्थिति में हमारे जो ज़मीन है, भूमि है, वहाँ से जो न्यूट्रिशन लेते हैं उसके अंदर एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हम स्पेशल एक मेथड है, कोहेवेशन मेथड, फर्मेंटेशन मेथड, उससे हम उसकी प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं और उसके बाद हम उसको इतना फिल्टर करते हैं कि उसमें से अल्कोलाइड्स केमिकल निकाल दिए जाते हैं, तो उसमें केवल एनर्जी बचती है और यही एनर्जी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है। दूसरी बात ये कहूँगा कि हमारे इस जो हम बोलते हैं कि बीमारी का कारण, जैसे कहेंगे एलोपैथी में बीमारी का कारण वायरस और बैक्टीरिया को माना जाता है। आयुर्वेद, यूनानी के अंदर वात, पित्त, कफ, त्रिदोष को हम मानते हैं। होम्योपैथी में बीमारी का कारण सिम्टोमेटिक, लाक्षणिक चिकित्सा पद्धति, लक्षणों को मिलाया जाता है। परंतु इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हम जो कारण मानते हैं, हमारे शरीर में 2 वाइटल फ्लूइड है, ब्लड एंड लिम्फ, रक्त और लसीका। ये सतत हमारे शरीर के अंदर
सर्कुलेट होते हैं हमारे शरीर, हम जो भी खाना खाते हैं उसका न्यूट्रिशन हमारे शरीर के अंदर ब्लड और लिम्फ हर सेल्स को देते हैं। और इसमें यदि इम्प्रूडिस होती है तो हमारे शरीर के जो क्रियाएं होती है वो हाइपर या हाइपो हो जाती है। तो हम ये कहेंगे सिंपल भाषा में कि ब्लड और लिम्फ यदि नॉर्मल कंडीशन में यदि शरीर में फ्लो होते हैं तो हम बिल्कुल हेल्दी हैं, और उसमें यदि किसी भी कारण से इन्फेक्शन से, किसी वजह से, किसी भी दोष के कारण यदि फंक्शन उसके कम या ज़्यादा होते हैं तो डिसीज़ होती है। तो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करना, इस 115 प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट के अंदर ऐसे प्लांट्स लिए गए हैं जो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं और हर बीमारी को रूट आउट करने की, जड़ से समाप्त करने की क्षमता इस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में है। तो आप कह रहे हैं कि बीमारी कोई भी हो, इसके जरिए आप इसको, उसकी रूट कॉज को खत्म कर सकते हैं। तो अभी क्या सेंटर पे हम और बीमारियों का भी इलाज कर रहे हैं या अभी हम सिर्फ कैंसर पे फोकस? सर, जैसे हमने 2003 में देवेलिया हॉस्पिटल की शुरुआत की थी और उसका उद्देश्य ये था कि इमरजेंसी केसेस के अंदर हमारी मेडिसिन कितनी इफेक्टिव है, इसके लिए क्लिनिकल एविडेंस के लिए हमने 100 बेडेड हॉस्पिटल स्टार्ट किया, जो पूर्ण रूप से एलोपैथी बेस्ड हॉस्पिटल था, जहाँ पर आईसीयू, एनआईसीयू से लेके हम लोगों ने वेंटिलेटर जैसी सुविधाएं उपलब्ध थी। तो वहाँ पर हमारे पास पेशेंट आते थे और हम, एलोपैथी हॉस्पिटल था, एलोपैथी इलाज भी होता था, तो वहाँ पर हम अपने मेडिसिन्स का, इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन्स का ही पेशेंट को हम ट्रीट करते थे। तो हम देखते थे कि हमारी जो मेडिसिन है एलोपैथी से ज़्यादा फास्ट काम कर रही है, और धीरे धीरे हमें एविडेंस मिलते गए और हमने 2019 के अंदर अपने पूरे हॉस्पिटल को कैंसर हॉस्पिटल के अंदर बदल दिया। So, 2019 तक आपका हॉस्पिटल प्रॉपर एलोपैथी के साथ में इलेक्ट्रोपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट का भी हम वहाँ पे यूज करते थे। साइमल्टेनियसली दोनों का ही यूज किया जाता था। ये इलेक्ट्रोपैथी आपने कब इंट्रोड्यूस करी थी? इंट्रोड्यूस हमने की है इसको 1991 के अंदर। अच्छा, ओके। सो 2003 में जब आपने हॉस्पिटल शुरू किया तो दोनों चीजें अब 1991 में हमने जब उसको इंट्रोड्यूस किया, हमने फिर ओपीडी स्टार्ट की, फिर 97 के अंदर हमने 5 बेड्स का आईपीडी स्टार्ट की, और उस दौरान हमारे पास मैक्सिमम जो केस आते थे जो एलोपैथी द्वारा रिजेक्ट होते थे, पेशेंट बहुत परेशान होते थे, उन पेशेंट को हम उस समय 97 में 5 बेड का हमने ओपीडी बेस था हमारा, और हम वहाँ पे एडमिट भी करते 3 दिन 5 दिन के लिए। तो उस दौरान भी हमारे पास कैंसर जैसी बीमारी के पेशेंट भी हमारे पास आते थे, हम ट्रीट करते थे, तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो हमने सोचा क्यों ना हमें पेशेंट को यदि हम अपनी ऑब्जर्वेशन में रख के ट्रीट करते हैं, ओपीडी बेस पे हम कहते हैं जनरली आयुर्वेद होम्योपैथी में ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट किया जाता है। तो पेशेंट यदि हमारे पास लंबे समय तक 5 दिन 7 दिन 10 दिन रहता है तो हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं, और उसके जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके रिजल्ट हमें जब मिलते हैं तो पेशेंट ठीक होता है। तो इस कारण से हमने पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना स्टार्ट किया था। तो जिस तरह से कैंसर का पेशेंट आपके यहाँ आता है और तकरीबन 7 से 10 दिन तक रहता है, दूसरी बीमारियों के लिए भी पेशेंट आके इतना ही समय रहना पड़ता है या वो डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। कि जैसे हमने कहा कि अभी हमने एक रीनल केयर सेंटर भी अपने हॉस्पिटल में स्टार्ट किया है, तो उसमें हम ये देखते हैं कि पेशेंट एक बार यदि डायलिसिस पे चला जाता है तो फिर उसका कोई इलाज नहीं है। पेशेंट को डायलिसिस पे गया है, फिर उसको किडनी ट्रांसप्लांट करना ही उसका एक ट्रीटमेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी को, हमारी किडनी को आदत लग जाती है कि हम जब उसको हर तीसरे दिन 7वें दिन हम मशीन पे लेके जाएंगे तो फिर वो काम करना बंद कर देती है। हम देखते हैं कि शुरू में यदि पेशेंट जो स्टार्टिंग जो होती है प्राइमरी बेस का, उसका यदि 24 घंटे का यूरिन 100 ml आता है, तो हम देखते हैं कि 2-3 महीने बाद उसका हम डायलिसिस 10 से 12 बार करते हैं तो वो उसका यूरिन का लेवल कम होता जाता है, और एक स्टेज ऐसी आती है कि किडनी काम करनी बंद करती है। तो हमने हमारे इस हॉस्पिटल में एक रीनल केयर सेंटर आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया, और हमने ऐसे पेशेंट लिए जिनका क्रिएटिनिन 15 हो गया है, 18 हो गया है, और साथ में वो डायलिसिस पे चल रहे हैं। हमने उनका ट्रीट किया और हमने ये देखा कि उन पेशेंट को हम 15 से 20 दिन अपने रखते हैं। तो हमने देखा है कि उनके जो डायलिसिस का जो रफ्तार थी, जो सप्ताह में 2 बार ले रहे थे वो सप्ताह में 1 बार लेना स्टार्ट किए। उनका जो क्रिएटिनिन डायलिसिस के बाद भी 9 और 10 से कम नहीं हो रहा था। हमारे ट्रीटमेंट से उनका 4 और 5 आ गया। इसके अलावा जो कॉम्प्लिकेशन जो उनको हो रहे थे, कई बार हम देखते हैं कि किडनी का इफेक्ट इतना होता है कि शरीर के अंदर पानी बन जाता है, असाइटिस हो जाती है, हार्ट के ऊपर इसका असर पड़ता है, हार्ट में पल्पिटेशन हो जाता है,
तो इस प्रकार से हमारी मेडिसिन यदि हम देते हैं तो ये कॉम्प्लिकेशन को भी हम ठीक करते हैं, साथ में हम डिसीज को भी ठीक करते हैं। कैंसर पर आते हैं। कैंसर सुनते ही इंसान मतलब आधा तो वहीं मर जाता है मर कि जाता है। कैंसर हो गया। तो बेसिक अवेयरनेस अगर हमें पैदा करनी है तो कैंसर है क्या? क्या कैंसरस सेल्स हमारे अंदर हमेशा रहते हैं और वो बीमारी के बाद बढ़ जाते हैं? क्या है, व्हाट इज द रूट देखिए, कॉज? मैं ये बताना चाहूँगा कि कैंसर जो है हमारे शरीर की वृद्धि हमेशा होती रहती है। हम देखते हैं कि जब बच्चा छोटा होता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो उसकी सेल्स ग्रोथ के कारण से बड़ा हो जाता है। हम यदि एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं और हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं तो हमारे में मोटापा हो जाता है। तो ये सब इसी वजह से शरीर के अंदर कैंसर के सेल्स बढ़ रहे हैं। तो हमारे जो कैंसर जो हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, वो अनकंट्रोल्ड सेल होते हैं, अनियंत्रित सेल्स होते हैं। हमारे शरीर में 120 दिन के अंदर नए सेल्स बनते हैं और पुराने सेल्स खत्म होते हैं। तो हमारे जो सेल्स होते हैं उनमें पहचान करने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो जो अनकंट्रोल सेल्स है उनको वो खा नहीं पाते हैं। तो इस कारण से वो सेल्स डेवलप हो जाते हैं, वो वहाँ पर एक ट्यूमर का रूप बना लेते हैं, एक लीजन का रूप बना लेते हैं और कैंसरस हो जाते हैं। और दूसरी बात ये कहूँगा कि जो कैंसर जो हो रहा है ये हमारे शरीर में आज हमें डायग्नोस हो रहा है, परंतु ये 6 महीने पहले या साल भर पहले हमारे शरीर में आ चुका होता है। कैंसर लगभग 100 ऑफ डिसीज का बंच है, एक गुच्छा है कि हमारे शरीर में बहुत सारी तकलीफें हो रही हैं, हम उसको इग्नोर करते जाते हैं। जैसे हमें भूख नहीं लग रही है, हमें खट्टी डकारें आ रही हैं, हमें एसिडिटी हो रही है, तो कई बार हम उसके लिए कोई भी हम मेडिसिन ले लेते हैं। गैस को गैस्ट्रल्जिया हो रहा है तो हम अपना एलोपैथी ड्रग ले लेते हैं और उसको ख़त्म कर देते हैं, परंतु धीरे धीरे वो 2 साल 3 साल 4 साल बाद वो अल्सर फॉर्म कर लेती है, कोलाइटिस हो जाता है, स्टमक में एसिडिटी के कारण से बाद में अल्सर हो जाता है, फिर बाद में वही कैंसर का रूप ले लेता है। तो 100 ऑफ डिसीज का बंच है और यही एक कैंसर बाद में डेवलप होता है। और इसके अलग अलग फॉर्म्स क्या क्या हैं कैंसर? देखिए, कैंसर तो एक ही होता है। हमने हमारे शरीर में जो ऑर्गन्स हैं अच्छा, उसके अनुसार हमने ये बोल दिया है कि कैंसर, जैसे मैं कहूँगा कि टंग में है, जीभ में है तो टंग कैंसर बोला है, गाल में बकल म्यूकोसा बोला है, लेरिंग्स फेरिंग्स में हो गया तो हमने फेरिंग्स कैंसर बोल दिया है। इसी प्रकार के अंदर यदि थायराइड में होता है तो थायराइड कैंसर हो गया है, ब्रेन में हो रहा है तो ब्रेन ट्यूमर हो गया है, लंग्स में है तो लंग्स ट्यूमर हमने बोल दिया है, कोलोन में है तो कोलोन कैंसर हो गया, रेक्टम में है तो रेक्टम कैंसर हो गया है, स्किन में है तो स्किन कैंसर हो गया है, मेलेनोमा हम स्किन कैंसर को बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमने ऑर्गन्स वाइज कैंसर को हमने इसको डायग्नोस किया है। परंतु इलेक्ट्रोपैथी के अंदर हम बोलते हैं कि कैंसर यदि एक बार शरीर में होता है तो पूरे शरीर में ही हम उसको मान के चलते हैं और हम जब ट्रीट करते हैं तो पूरे शरीर का इलाज करते हैं, उसका पूरा इम्यून सिस्टम हम ठीक करते हैं और कैंसर को जड़ से ख़त्म करते हैं। कैंसर इम्यूनिटी पे असर डालता है, तो कैंसर खुद जानलेवा है या कैंसर जो इम्यूनिटी ख़त्म करता है उसकी वजह से प्रॉब्लम? देखिए, कैंसर जब शरीर में आता है तो इम्यून सिस्टम को ही वो डाउन करता है। इम्यून सिस्टम यदि हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो कैंसर सेल्स नॉर्मल सेल्स में बदलना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जब कैंसर जब होता है, हम जब ट्रीटमेंट के लिए हम हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उस समय जब उनकी सर्जरी करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं, तो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं कि प्रोटीन डबल कर दिया जाए। जब ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी करते हैं तो उसके 10 दिन 15 दिन पहले ही वो हाई प्रोटीन डाइट देना स्टार्ट करते हैं। सर्जरी के बाद में हाई प्रोटीन डाइट देते हैं, कीमोथेरेपी में हाई प्रोटीन डाइट देते हैं और कहते हैं कि आप नॉनवेज खाइए, आप एग लीजिए, आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, आप हलवा खाइए, आप मिठाई खाइए, आप सुअर खाइए, जबकि ये ही कैंसर सेल्स का भोजन है, न्यूट्रिशन है। चूँकि ऑपरेशन करते हैं तो एनर्जी कहाँ से आएगी, ताकत कहाँ से आएगी, तो उसके लिए हाई प्रोटीन डाइट दी जाती है। तो ये हाई प्रोटीन डाइट ही कैंसर को कभी ठीक नहीं होने देता है।
इसलिए कैंसर कुछ समय के लिए तो हो जाता है, हम कीमोथेरेपी देते हैं, ऑपरेशन कर दिया, कीमो कर दिया, रेडिएशन कर दिया, कुछ समय के लिए वो सप्रेस्ड हो जाता है, परंतु फिर वो 6 महीने, साल भर या 1.5 साल बाद वापस से रिकरेंस होता है। कैंसर के सेल्स वापस से एक्टिवेट होते हैं, जब उनको भोजन मिलता है तो वापस से एक्टिवेट होते हैं और कैंसर फिर डेवलप हो जाता है, रिकरेंस हो जाता है। आपने कई कैंसर्स बताए और आपने बताया कि कैंसर एक ही होता है, जिस बॉडी पार्ट में उस नाम से उसको डिफाइन कर देते हैं। क्या सारे कैंसर्स के कॉमन सिम्टम्स, कुछ सिम्टम्स जो कॉमन है कि चाहे कहीं भी हो ये सिम्टम्स तो आएंगे ही आएंगे, और फिर वो स्पेसिफिक सिम्टम्स अलग होते हैं, तो क्या कुछ ऐसा है या सबके सिम्टम्स अलग? नहीं, अलग अलग कैंसर में अलग अलग सिम्टम्स, कोई ऐसा कॉमन नहीं है कि ये 3 सिम्टम्स आएंगे ही आएंगे चाहे कहीं एक तो वीकनेस हो जाती है, कई बार पेशेंट का जो वेट लॉस होना चालू हो जाता है, वेट लॉस हो रहा है तो हमें लग रहा है कि इसको कैंसर हो रहा है। कई बार हमें फीवर आ रहा है, फीवर ठीक नहीं हो रहा है, तो हमने अपने फिजिशियन को दिखाया और उन्हें मेडिसिन दी, 1 महीने हो गया, 2 महीने हो गया, फिर भी वो बार बार आ रहा है, तो ये कैंसर का एक सिम्टम्स माना जाता है। लंबे समय तक भूख नहीं लग रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, ये भी एक कैंसर का सिम्टम्स माना जाता है। तो इस प्रकार के ये सिम्टम्स होते हैं। और जो कैंसर सेल्स हैं और नॉर्मल सेल्स, इनमें फ़र्क क्या है? नॉर्मल सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन प्रदान करते हैं। कैंसर सेल्स होते हैं वो हमारी जो अच्छी सेल्स हैं उनसे न्यूट्रिशन खुद वो लेना चालू करते हैं। ओके, जैसे उसको हम रक्षा सेल बोलेंगे कि वो उनसे न्यूट्रिशन लेके खुद वो स्ट्रांग हो रही है और हमारे आसपास के सेल्स को वो कमज़ोर कर रही हैं। वो जब स्ट्रांग जब हो जाती हैं तो कहते हैं कि जब हमारी सेल्स के अंदर जो एनर्जी का सप्लाई हो रहा है, और कैंसर के सेल्स हाइपोक्सिया होते हैं, ऑक्सीजन खाने का काम करते हैं। हम जो शरीर में ऑक्सीजन ले रहे हैं और ऑक्सीजन ही हमारे शरीर को ब्लड सप्लाई को न्यूट्रिशन प्रदान कर रहा है, तो वो जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में सेल्स के अंदर है, ब्लड के अंदर है, उसको वो वहाँ पे खाने का काम करते हैं। और इसी वजह से शरीर कमज़ोर होता है, वीक होता है, शरीर के अंदर पेन चालू हो जाता है। तो यही एक कारण है इसका, कैंसर में जो पेन होने का, अनसिम्टम्स आने का। अब पहले तो एज रिलेटेड होता था, अब ये किसी भी एज में हो रहा है। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का इसमें कितना देखिए, कैंसर के एक तो नोन कारण है, जिसके अंदर 40% जो कैंसर हो रहा है वो नोन कारण से हो रहा है, जिसके हम टोबैको च्यूइंग कहेंगे, स्मोकिंग कहेंगे। इसके अलावा हमारा जो फूड है, हम जो खा रहे हैं, 40% तो इससे हो रहा है। 20% हमारी लाइफस्टाइल है, जो लाइफस्टाइल हमारी हम केवल खा रहे हैं, हम काम नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा फूड ले रहे हैं जो हमारे शरीर को पसंद नहीं है, हम फास्ट फूड ले रहे हैं, ये हमारे शरीर को पसंद नहीं है, तो ये भी एक कैंसर होने का कारण है। और तीसरा जो है 10% जो है, हम देख रहे हैं कि आजकल एक छोटा जो बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है, 4 महीने का बच्चा है, उसे ल्यूकेमिया हो रहा है, 6 साल का बच्चा है, उसको ऑस्टियोसार्कोमा हो रहा है। तो ये कुछ कैंसर होते हैं जो हेरिडिटरी हो रहे हैं हमारे जीन्स के अंदर। हमारे यदि मदर को यदि ब्रेस्ट कैंसर है तो हमारी सिस्टर को भी ब्रेस्ट कैंसर की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से ये जो हमारे जो डीएनए है, हमारी जीन्स है, उसके अंदर भी कैंसर आजकल ट्रांसफर हो रहा है। तो और जेनेटिकली अगर बात करें तो अगर मेरे जीन्स में है कैंसर, तो वो इमीडिएट जनरेशन पे आता है, किसी भी जनरेशन में रिफ्लेक्ट हो सकता है कि जैसे दादी को था तो बेटे को नहीं हुआ, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि बेटे के बच्चों को ना हो। ये किसी भी उसमें हो सकता है। ऐसा देखने में 1% ही हो रहा है, 1% ही हो रहा है। मैंने पिछले 5 साल का रिकॉर्ड बताऊं तो 5 साल के रिकॉर्ड में ऐसे मेरे पास 3 फैमिली ऐसी आई हैं जिनके अंदर दादी को कैंसर हुआ है, तो बेटे को कैंसर हुआ है, तो पोते को भी कैंसर हुआ। अच्छा, और ऐसा हो बीच में कोई चेन ब्रेक हुई हो फिर भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। अच्छा, नहीं भी हो सकता है। अगर चेन ब्रेक हो गई, हाँ, तो फिर वो बिल्कुल आगे जा सकती है। अब आपने लाइफस्टाइल की बात करी, खाने पीने की बात करी, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं लोग, तो एक एक्सरसाइज करने वाला आदमी और एक एक्सरसाइज न करने वाला आदमी, इन दोनों के बीच में किसके चांसेस ज़्यादा हैं कैंसर? देखिए, मैंने अभी बताया कि कैंसर एक लाइफस्टाइल डिसीज भी हो रहा है,
एक्सरसाइज का हमारे जीवन में बड़ा एक महत्वपूर्ण एक स्थान है। तो एक्सरसाइज हम सुबह यदि 1 घंटे यदि हम जिम चले जाएं, जिम ना जाए तो हम मॉर्निंग वॉक हम कर लें, हम योगा कर लें, तो ऐसा करने से हम कैंसर से 80 से 90% हम बचाव कर सकते हैं। दूसरा ये 80 से 90% हम बचाव कर सकते हैं अगर यही एक चेंज ला दें। हाँ। अरे वाह। और दूसरा ये होता है कि हमारा जो खाना है, हम डाइट हम अपनी ऐसी डाइट करें जिससे क्या होता है कि हम रात को 11 बजे खाना खा रहे हैं और हम 12 बजे सो रहे हैं, सुबह हम 8 बजे उठ रहे हैं या 9 बजे उठ रहे हैं, फिर हम अपने रूटीन स्टार्ट करते हैं। तो खाना हमें जो है, हमारी जो फूड है, हम आज से 50 साल पहले 60 साल पहले हम सुबह 9 बजे खाना खाते थे, शाम को 6 बजे सूर्यास्त के बाद हम खाना नहीं खाते थे। तो उसका कारण ये था कि हम शाम को 6 बजे खाना खाया और सुबह हमने 9 बजे तक कुछ नहीं खाया। तो हमारी बॉडी, हमारा जो पूरा मेटाबॉलिक सिस्टम है, हमारा पूरा जो डाइजेशन है, वो पूर्ण रूप से हो जाता है हम जो खाना खाते हैं, और सुबह मॉर्निंग फ्रेश हो जाते हैं, हमें कोई बीमारी नहीं होती है। और ऐसा हम पहले करते थे, कैंसर नहीं होता था। परंतु आजकल हमारा जो है कि हम 11 बजे खाना खाते हैं और सुबह से फिर हम खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो खाने का जो प्रोटोकॉल जो होना चाहिए, हम अपने पेशेंट को ही बोलते हैं कि 10 घंटे आप खाइए। मतलब सुबह 9 बजे आप उठिए, आप मॉर्निंग टी लीजिए, 11 बजे आप ब्रेकफास्ट करिए, 12 बजे आप खाना खा लीजिए और शाम को 7 बजे पहले अपना डिनर कर लीजिए। और शाम 7 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक आपको केवल भूखे रहना है। तो आप ऐसा करते हैं तो आपका खाया हुआ पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म आपका सही रहेगा, आपको ना तो कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, ना एसिडिटी होगी, ना अन्य किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी और आप स्वस्थ रहेंगे। तो लाइफस्टाइल चेंज करके कैंसर का प्रिवेंशन मुमकिन है। और उस लाइफस्टाइल प्रिवेंशन में आप कह रहे हैं कि होलिस्टिक हो। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है आज की लाइफ में, लाइफस्टाइल। और ये स्ट्रेस, जैसे मैं कोई कॉर्पोरेट नौकरी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में भी स्ट्रेस है। कॉर्पोरेट में जो कर रहा है काम, वो तो मैं भाई बंधु कॉर्पोरेट वाले जो यहाँ हैं वो बताएंगे कि बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेस है। स्ट्रेस का क्या रोल होता है कैंसर जैसे? स्ट्रेस का भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो ये बोलते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर ना कभी नॉनवेज खाया, ना कभी ऐसी चीज ली, हाँ, ये मैं पूछने वाला था, उन्होंने टोबैको लिया, कुछ भी यूज नहीं किया और उन्हें कैंसर हो गया। तो उसमें भी इसका जो इफेक्ट है, जो एक मेंटल टेंशन है, जो एक हमारी परेशानी है, मानसिक अवसाद जिसको हम कहते हैं, ये भी कहने के कैंसर का कारण बनता है। जब कैंसर के ट्रीटमेंट के टाइम पर फिजिकली तो बड़ा चैलेंजिंग होता है। मेरे ताऊ जी को हुआ था, प्रोस्टेट कैंसर था उनको, और एक स्टेज ऐसी आ गई जैसे आपने बताया, मॉर्फिन। उनको बस हमने, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी डेड बॉडी और जो पिछले 6 महीने में हम उनको देखा था उसमें कोई फर्क नहीं था। तो फिजिकली तो डिमांडिंग है ये, मेंटली भी कितना डिमांडिंग है ये पेशेंट के लिए और उनके फैमिली। देखिए, इसमें ये रहता है कि जब कैंसर डायग्नोस होता है तो जैसे ही पता लगता है तो ये कोशिश होती है कि हम पेशेंट को ना बताएं कि आपको कैंसर हो गया है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, उनके फैमिली मेम्बर आते हैं, वो बताते हैं कि हमने हमारे फादर को, हमारी बहन को, हमारी दादी को ये नहीं बताया है कि उनको कैंसर हो गया है। तो उसका यही रीज़न है कि कैंसर एक बहुत ही डरावनी वाली स्टेज है। जैसे पता है कि कैंसर हो गया तो अब लाइफ ही खत्म, नामुमकिन है, कुछ ही समय की लाइफ है। तो ये जो भय है, ये भय ही कैंसर को हमें और ज़्यादा कैंसर में परिवर्तित करता है। और यदि हम भय को निकाल दें, कैंसर से यदि हम लड़ें, तो निश्चित ही कैंसर को हम हरा सकते हैं। इसमें एक सवाल ये भी उठता है कि सब कुछ इवॉल्व हो रहा है, हम इवॉल्व हो रहे हैं, पर वो जो बीमारियां हैं वो भी इवॉल्व हो रही हैं। तो क्या ऐसा हो रहा है कि अब कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के देखने में आती हैं कैंसर से जुड़ी हुई जो पहले नहीं देखी हुई थी? तो क्या वो एवोल्यूशन कैंसर सेल्स का भी हो रहा है? हाँ, मैं कह सकता हूँ जी कि कई बार ऐसी स्थिति आती है कि जो कैंसर के जो पेशेंट हैं, जी जी, वो जब आते हैं, जो होपलेस पेशेंट जो होते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत पेन में है। जब हम ट्रीट करते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर, 7 डेज से 10 डेज हम रखते हैं,
तो पहले दिन से ही जब उनको अपने पेन में, अपनी सब चीज़ों में आराम होना स्टार्ट होती है, तो वो पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो धीरे धीरे उस बीमारी से बाहर आना चालू होते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि अब उनकी नई लाइफ उनको मिल गई है। क्योंकि कई बार तो ऑन्कोलॉजिस्ट उन्हीं के सामने कह देते हैं कि आपके लिए अब 1 ही महीना बाकी है, अब 2 ही महीना बाकी है। तो वो तो अपने डेथ के दिन उन्होंने गिनना चालू कर दिए हैं। जबकि हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो हम ये बोलते हैं कि लाइफ ईश्वर ने हमें दी है और ईश्वर ने यदि आपकी लाइफ 10 साल और रखी है तो निश्चित है कि आप 10 साल आप जिएंगे। और यही पॉजिटिविटी उस पेशेंट्स को इस बीमारी से क्योंकि मेंटल टेंशन तो उसको हो ही रहा है, उस बीमारी का टेंशन है, मेंटल टेंशन है, प्लस उसकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उसे लगता है कि अब मेरा बच्चा है तो ये कैसे इसकी में शादी होगी, कैसे अभी तो एक सर्विस भी नहीं लगी है, कैसे आगे परिवार का लालन पालन होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें पेशेंट को और निगेटिविटी में लेके जाती है। तो कैसे पेशेंट जितना पॉजिटिव होगा, पेशेंट के जो परिवार के मेंबर जितना पॉजिटिव होंगे, उतना ही कैंसर की बीमारी से पेशेंट बाहर आ जाता है। ये मैंने पहली बार सुना इलेक्ट्रोपैथी। अब इसका प्रचार और प्रसार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, इसके लिए आप कुछ कर रहे हैं? देखिए, कैंसर हमारी इलेक्ट्रोसिस्टम मेडिसिन के अंदर हम जो ट्रीट कर रहे हैं, इसके प्रचार प्रसार के लिए हम लोग कैंप्स हम लोग लगाते रहते हैं। हमने अभी हाल ही में एक देवी अहिल्या कैंसर केयर फाउंडेशन की स्थापना की है। उसका उद्देश्य यही कि हम पब्लिक अवेयरनेस के द्वारा लोगों को बताएं कि कैंसर हो गया है तो कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है, और कैंसर ना हो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन ली जाती है, इसके भी हम लोग कैंप्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और ऐसे बहुत सारे हम लोग अलग अलग चैनल के साथ हम शो भी करते हैं जिसके अंदर हम बताते हैं कि इस प्रकार से हम कैंसर से बच सकते हैं। प्लस सबसे बड़े हमारे एम्बेसडर तो हमारे मरीज ही हैं कि जो हमारे यहाँ से ट्रीटमेंट कराते हैं और जब वो डिस्चार्ज होकर जाते हैं और उन्हें बोला जाता है कि आपकी लाइफ 2 महीने है और 2 साल बाद भी स्वस्थ हैं, तो वो अपने क्षेत्र में किसी को कैंसर होता है तो बोलते हैं कि आप देवी अहिल्या हॉस्पिटल जाइए, वहाँ इलाज कराइए। तो ये हमारी सबसे बड़ी सफलता की बात है। ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें कहा गया है कि आपकी लाइफ 1 महीने है और आज वो पेशेंट 4 साल से जिंदा है, बहुत स्वस्थ है, बहुत बढ़िया है, और यही हमारी सफलता है। सफलता की अगर बात करें तो क्या सक्सेस रेट है अभी इस समय? 100%? सर, मैं कहूँगा कि हमारा जो ट्रीटमेंट है, हमारे पास चूँकि जो पेशेंट आ रहे हैं वो 4th स्टेज अंतिम अवस्था प्राप्त जो मरीज आते हैं, तो ऐसा कोई भी पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में नहीं है जो हमारे यहाँ से निराश होके जाए। ये एक सबसे बड़ी एक ये है कि किसी भी कंडीशन में आया है, वो एक लंग कैंसर का पेशेंट है जिसको ऑक्सीजन लगी हुई है, पर आवर उसको 8 से 9 लीटर उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा है, उसको ब्लड आ रहा है, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको 3 दिन 5 दिन के अंदर उसका ऑक्सीजन निकल जाता है, उसका कब से ब्लड आ रहा है वो बंद हो जाता है, सांस लेना नॉर्मली स्टार्ट कर देता है, जब जाता है तो चल के जाता है। तो इस प्रकार से रिजल्ट हमें मिलते हैं। जैसे मैं कहूँगा कि जैसे ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर में कई बार ऐसी स्थिति आती है कि पेशेंट का WBC काउंट 2 लाख हो गया है, प्लेटलेट उसका 20,000 है, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को कीमोथेरेपी नहीं दी जाती है, तो डॉक्टर बोलते हैं कि अब हम इसका आप कुछ नहीं है, इसकी लाइफ जो भी 1 महीने 2 महीने होगी आप लेके जाइए। उस स्टेज में जब उनको पता लगता है कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल में बिना कीमो बिना रेडिएशन कैंसर का इलाज संभव है, जब पेशेंट आते हैं तो हम जब पेशेंट को 10 दिन एडमिट रखते हैं तो उसका जो WBC काउंट 2 लाख होता है वो 10 दिन के अंदर वो 20,000 हो जाता है, 15 दिन के अंदर वो नॉर्मल हो जाता है। उसका प्लेटलेट्स काउंट 20,000 होता है तो वो 10 दिन के अंदर वो 50,000 हो जाता है। तो इस प्रकार से पेशेंट सेटल्ड हो जाते हैं और पेशेंट ठीक होना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से पेशेंट हमारे पास आते हैं। अफोर्डेबिलिटी कैंसर के इलाज में इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत अनअफोर्डेबल है। तो आपका जो ये ट्रीटमेंट मैकेनिज्म है ये कितना अफोर्डेबल है? देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट अफोर्डेबिलिटी की बात करूं तो हमारे पास पेशेंट ही ऐसे आते हैं जो 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ अपना घर बार ज़मीन बेच के आते हैं, और जब आते हैं तो उनके पास कुछ नहीं होता है। तो मेरा अपनी लाइफ का उद्देश्य है कि मेरे हॉस्पिटल में जो पेशेंट आया है तो मैं उसको ट्रीट करूँगा, मैं बिना ट्रीटमेंट किए उसको जाने नहीं देता हूँ। हम अपने पेशेंट को बता देते हैं कि हमारा प्रोटोकॉल है, हम 7 दिन रख रहे हैं, तो उसका जो खर्चा होगा वो 60,000 होगा या 70,000 रुपये 7 दिन का, इंक्लूडिंग मेडिसिन, हॉस्पिटलाइजेशन, सभी चार्जेस मिला के होता है।
फिर हम बोलते हैं कि पेशेंट को 6 से 8 महीने ट्रीटमेंट लेना है, उसका ट्रीटमेंट का खर्चा हम 30,000 25,000 रुपये महीना हम उनको बताते हैं। तो पूरा जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो 2.5 से 3 लाख रुपए का होता है, मैक्सिमम होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। ऐसे पेशेंट भी हैं जो हमारे पास 1.5 साल से 2 साल से प्रिकॉशनरी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको हम मेडिसिन देते हैं तो 5,000 10,000 रुपये महीने की मेडिसिन देते हैं। 8 महीने बाद हम खुद ही बोल देते हैं कि आपको इतनी मेडिसिन की जरूरत नहीं है, आपको 10,000 की मेडिसिन से काम चल जाएगा। तो अफोर्डेबल ट्रीटमेंट है, कोई भी इलाज इसका ले सकता ये बहुत कमाल की चीज़ है, क्योंकि ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है जो कैंसर को डरावना बनाता है। तो इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आपकी पूरी टीम और आप। इसको इंदौर के बाहर ले जाने का क्या अभी प्लान है? सर अभी हम लोगों ने दिल्ली के अंदर रोहिणी सेक्टर 17 में हमने सितंबर में एक अपना सेंटर हमने स्टार्ट किया है। और उसका रीज़न ये थी कि हमारे पास पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से बहुत सारे मरीज हैं जो आना चाहते हैं। कई बार उनकी फिजिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो ट्रेवल बाय एयर कर पाएँ, बाय ट्रेन कर पाएँ, बाय रोड कर पाएँ। तो इन्हीं की सुविधा के लिए हमने अभी दिल्ली के अंदर हमने BR हेल्थ का सेंटर है हमारा, उनके साथ एसोसिएट होकर हमने वहाँ 50 बेड का हॉस्पिटल अभी स्टार्ट किया दिल्ली में। तो मुझे ये बताइए, एक तो कैंसर जब पहली बार डिटेक्ट होता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। फिर एक जो दूसरा तरीका जिससे लोग सफ़र करते हैं वो ये है कि कैंसर क्योर हो गया, लेकिन अब रेमिटेंस बोलते हैं ना उसको, उसके चांसेस हैं और वो हो जाता है। इलेक्ट्रोपैथी कराने के बाद रेमिटेंस के चांस क्या रहते हैं? हाँ देखिए, मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो कीमोथेरेपी रेडिएशन सर्जरी करा के आए हैं। कल ही मेरे पास एक पेशेंट आए थे महाराष्ट्र से, इसोफेगस कैंसर था। उन्होंने इसोफेगस की सर्जरी करा ली, इसोफेगस निकाल दिया, स्टमक को लंबा करके उन्होंने जोड़ दिया, उसे रेडिएशन कर दिया, कीमो कर दिया। पेट स्कैन बता रहा है कि ये कोई डिसीज़ नहीं है। दिसंबर के अंदर उनका जब CT स्कैन थोरेक्स किया तो उन्हें लंग्स के अंदर निमोनिया बताया और वहाँ से उनको टेपिंग की गई दिसंबर के अंदर। और जनवरी में पेट स्कैन बोल रहा है कि ये बिल्कुल क्योर्ड है। जब उन्हें पता लगा कि देवली हॉस्पिटल में आफ्टर एलोपैथी के बाद भी रोग मरीज आते हैं, तो वो आए थे कि सर मेरी मदर है जिसकी एज 60 साल है, अब इससे दोबारा रिकरेंस ना हो, क्या करें। तो हमने ये कहा, एडवाइस दी कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी आप यदि हमारा ट्रीटमेंट लेते हैं तो आप अपने इम्यून सिस्टम को यदि अच्छा कर लेंगे तो 100% ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी। इस संबंध में ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट जो हमारे क्यूर्ड हुए हैं, उनको हमने ये कहा कि आपको अपना जो भोजन है उसके अंदर ग्लूटेन फ्री डाइट लीजिए, गेहूं को आप अलविदा कह दीजिए। अच्छा, आप मिलेट्स खाइए, मोटा अनाज। आज से 50 साल पहले हम ज्वार बाजरा यही हम खाते थे, रागी खाते थे, कोदो खाते थे। ये आप इसको अपना भोजन लीजिए, प्लस मिलेट्स लीजिए, साथ के अंदर फ्रूट्स का है, वेजिटेबल्स का है, इसको आप ज़्यादा आप इस्तेमाल करें। हम फास्टिंग फूड, उपवास में हम जो खाना खाते हैं, जैसे हम सिंघाड़े का आटा हम ले रहे हैं, राजगिरे का आटा हम ले रहे हैं, अब इसका अपना इस्तेमाल करेंगे तो मेरा अनुभव ये बताता है कि आप 90% कैंसर को हरा सकते हैं, कैंसर से बाहर आ सकते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे मरीज हैं जो कैंसर से ठीक हुए, अब उन्होंने गेहूं की रोटी खाना बंद कर दी है और वो मिलेट्स और यही सब डाइट आज भी यूज़ कर रहे हैं। कैंसर हमारे समय की एक बहुत बड़ी सच्चाई है, इट्स अ वेरी बिग रियलिटी, और आप उससे, और रियलिटी भी है और बहुत बड़ा खौफ भी है, भय भी है, और आप उससे लोगों को निजात दिला रहे हैं। यू डूइंग अ ग्रेट सर्विस टू द सोसाइटी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।